नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 8 जून से लेकर 13 जून तक क्या कुछ सुर्खियां रही और क्या क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज की पहली खबर जो हम बात करेंगे, बहरीन को निर्यात किए गए जीआई प्रमाणित आम। इस खबर में हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। ठीक है जी, भौगोलिक संकेत क्या है और इसे प्रदान कौन करता है। साथ ही साथ संक्षिप्त में हम बहरीन को दिए जाने वाली, निर्यात की जाने वाली इन आम की किस्मों के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अल सल्वाडोर जिसने बिटकॉइन का वैधीकरण कर दिया है। थोड़ा सा इस तकनीक को जानेंगे जो कि बिटकॉइन के पीछे काम करती है। अगली खबर जो हम पढ़ेंगे वो है शुक्र के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एनविजन मिशन। एनविजन मिशन क्या है और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसे कब तक प्रक्षेपण करना चाहती है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे WHO ने भारत में पहली बार खोजे गए, हम सब ने सुना है इंडियन वेरिएंट के बारे में। कोविड-19 से हम सब अभी भी गुजर रहे हैं। इसके कुछ खास ऐसे संस्करण, कुछ खास ऐसे वेरिएंट जिन्हें अब WHO ने नाम दे दिया है और वो नाम दिए गए हैं कापा और डेल्टा। कापा और डेल्टा ये कौन से ऐसे संस्करण हैं, इनके बारे में भी हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहरीन को निर्यात किए गए जीआई प्रमाणित आम। आम की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए बहरीन को दिए जा रहे हैं 3 ऐसी किस्में निर्यात की जा रही हैं आम की, जो कि जीआई टैग प्रमाणित है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत जिसे हम कहेंगे, और भौगोलिक संकेत जीआई टैग देने का कार्य करता है भारतीय पेटेंट कार्यालय। पहले इस खबर को पढ़ लेते हैं। पूर्वी क्षेत्र में आम की निर्यात को बढ़ाने के लिए 3 किस्में जो जीआई टैग वाली हैं निर्यात की गई हैं बहरीन को, और ये 3 किस्मों के नाम आप याद रखेंगे, खिरसापति, लक्ष्मण भोग, जर्दालू। हम सब जानते हैं कि आम फलों का राजा है और भारत से बहुत सारी किस्में आम की निर्यात की जाती हैं, और इनमें 3 और जोड़ दी गई हैं जो कि भौगोलिक संकेत टैग जिन्हें दिया गया है वो है खिरसापति, लक्ष्मण भोग और जर्दालू। अब समझेंगे ये जीआई टैग क्या है। भौगोलिक संकेत या जीआई टैग एक खास उत्पाद को दिया जाता है जो कि एक खास भौगोलिक स्थान पर पाया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं दार्जिलिंग चाय की, आप सब ने सुना है और दार्जिलिंग चाय विश्व भर में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग चाय को दार्जिलिंग से जोड़ा गया, यानी कि उस चाय में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो केवल उसी चाय में पाए जाएंगे, दार्जिलिंग की चाय में ही पाए जाएंगे। उसे दे दिया गया एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग। इसी प्रकार यहां पर भी आम को भौगोलिक टैग दे दिया गया, भौगोलिक संकेत दे दिया गया, क्योंकि वह आम उस खास भौगोलिक जगह की वजह से प्रसिद्ध हैं और उसके विशिष्ट गुण उसी जगह पर का उत्पादन होने की वजह से हैं। ठीक जी। इस खबर के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत क्या है, इसे प्रदान कौन करता है, वो है भारतीय पेटेंट कार्यालय। और 3 आम जिन्हें जीआई टैग दिया गया है वो बहरीन को निर्यात किए गए हैं, जिनके नाम हमने अभी अभी पढ़े। उनके नाम थे खिरसापति, लक्ष्मण भोग और जर्दालू। ठीक जी। इसके अलावा और भी कई आम देश से निर्यात किए जाते हैं, जैसे कि तोतापुरी, सिंधूरी, अल्फांसो और ये बहुत सारे, केसर, बादामी, लंगड़ा। तो अभी 3 नाम जो नए इसमें आ गए हैं वो आप जीआई टैग वाले ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे अल सल्वाडोर की। अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन का वैधीकरण कर दिया है, यानी कि अल सल्वाडोर जो कि मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है, वहां पर अब बिटकॉइन वैध हो गया है। ठीक जी, उसे मान्यता मिल गई है और वहां पर उसका वैधीकरण हो गया है। हमने बिटकॉइन के पीछे की तकनीक पढ़नी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन तकनीक या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, पर उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा इस खबर का विश्लेषण कर लेते हैं। अल सल्वाडोर
एक ऐसा छोटी इकोनॉमी है, एक ऐसा छोटा देश है जिसकी इकोनॉमी का जीडीपी का 20% हिस्सा डिपेंड करता है किस पर? बाहर से आने वाले पैसे पर। यानी कि जो अल साल्वाडोर के लोग बाहर रहते हैं देश से, वो कुछ पैसे भेजते हैं अपने देश में, और इस पूरी प्रक्रिया में बिचौलिए बहुत सारा पैसा ले जाते हैं। अल साल्वाडोर की सरकार ये जानती है, ये चाहती है कि इस पैसे को रोका जाए, बिचौलियों के पास ना जाए। इसी के लिए, इसी तर्क को देते हुए अल साल्वाडोर ने बिटकॉइन को वैध बना दिया है। साथ ही साथ अल साल्वाडोर में बहुत सारे लोग, कम से कम 70% जनसंख्या जो है वो वित्तीय समावेश में नहीं आती। अब इस तर्क को देते हुए कि एक बार बिटकॉइन का वैधीकरण हो जाएगा, सो बहुत सारी जनता जो है वो वित्तीय समावेश में शामिल हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे, अल साल्वाडोर एक छोटा सा देश मध्य अमेरिका का, जो कि पहला देश बन गया है बिटकॉइन का वैधीकरण करने वाला। साथ ही साथ अल साल्वाडोर के बारे में कुछ खास बात ये भी याद रखेंगे कि अल साल्वाडोर की अपनी कोई मौद्रिक नीति नहीं है, और ये एक डॉलराइज्ड इकोनॉमी है। अब डॉलराइज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है कि यहां पर अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक मुद्रा माना गया है, ना केवल यहां बल्कि इक्वाडोर और पनामा में भी। एक छोटा सा तथ्य आप याद रखेंगे, अल साल्वाडोर, इक्वाडोर, पनामा, यहां पर अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक मुद्रा माना जाता है। अगर कोई भी बदलाव अमेरिकी अपनी मौद्रिक नीति में करेंगे तो वो बदलाव यहां भी अल साल्वाडोर में भी देखा जाएगा। अब अगर हम बात करें कि क्या ऐसा वैधीकरण हम भारत में कर सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं, ये बहुत कठिन बात है। सबसे पहली बात तो भारत की अपनी मौद्रिक नीति है, हमारा अपना एक मुद्रा है, अपनी एक करेंसी है, अपनी नीति है। हम किसी और पर निर्भर नहीं करते। ऐसा करना देश में बहुत मुश्किल होगा। साथ ही साथ अब हम भारत में अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे बिल की बात कर रहे हैं, आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विधेयक 2021 का विनियमन लाया गया है, जारी किया गया है, जहां पर हम सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करते हैं और सोच रहे हैं एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा को लाने के बारे में। इतना याद रखेंगे कि अल साल्वाडोर पहला देश बन गया है बिटकॉइन का वैधीकरण करने के लिए, और देश में, अपने देश की अगर हम बात करें, हम यहां पर बिटकॉइन का वैधीकरण नहीं कर सकते। हम अपनी ही कोई आधिकारिक डिजिटल मुद्रा लाने के बारे में सोच रहे हैं। अब हम बात करेंगे, अगर हम विज्ञान की बात करें तो हम बिटकॉइन के पीछे की मेन तकनीक के बारे में, जो महत्वपूर्ण तकनीक है उसके बारे में बात करेंगे, और वो है ब्लॉकचेन तकनीक या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले आपको थोड़ा सा वापस लेके जाऊंगी किसी बैंक की तरफ। आप सब कभी ना कभी बैंक गए होंगे, और अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो बड़ी बड़ी किताबें जिन्हें हम लेजर कहते थे वो भी देखी होंगी। हर किसी का नाम, हर किसी का खाता जो है उसमें लिखा हुआ, एक लेजर भरी तो दूसरी लेजर शुरू हुई। ब्लॉकचेन भी कुछ इसी तरह से काम करती है। ब्लॉकचेन एक ऐसा डाटाबेस है, एक ऐसा लेजर है जिसमें लेन देन की प्रक्रिया को और भी सिक्योर कर दिया है, ठीक है जी, और भी सुरक्षित कर दिया है। ब्लॉकचेन को समझने के लिए हम बात करते हैं, एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उन सभी कर्मचारियों के कंप्यूटर का एक कंप्यूटर के साथ केंद्रित किया गया, जोड़ा गया। ऐसे काम करती हैं सभी कंपनियां। पर जब हम बिटकॉइन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम यहां ध्यान रखेंगे कि ये है एक विकेंद्रित तकनीक, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। विकेंद्रित तकनीक होने की वजह से ये बहुत ही पारदर्शी है और बहुत ही सुरक्षित है। कैसे? जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी, कोई भी ट्रांजैक्शन या लेन देन की प्रक्रिया जब शुरू होगी, उस लेन देन की प्रक्रिया को, उस ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली एक नोड में डाला जाएगा। अब नोड क्या है?
जैसा कि मैंने आपसे बात किया, अब सोच लीजिए कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं पर वो विश्व भर में अलग अलग जगह पर हैं। सो विश्व भर में अलग अलग जगह पर जो कंप्यूटर हैं वो बनाएंगे एक नोड। जैसे ही कोई लेन देन की प्रक्रिया शुरू होगी, उस नोड में जुड़े सभी कंप्यूटर्स उसे सत्यापित करेंगे, उसे वैलिडेट करेंगे, कुछ खास कलानिधि लगा के, कुछ एल्गोरिदम लगा के, कुछ मैथ के कुछ खास पजल को सॉल्व करके। एक बार सत्यापित होने के बाद उस लेन देन को, उस ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में डाल दिया जाएगा, और एक बार इस ब्लॉक के अंदर, इस डाटाबेस के अंदर और ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। जब इसकी स्टोरेज कम भर जाएगी तो इसे पहले वाली जो ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं उसके साथ चेन में जोड़ दिया जाएगा। तभी नाम है ब्लॉकचेन तकनीक। अब इस ब्लॉकचेन तकनीक का जो आगमन हुआ था, ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम था जिसे स्कॉट और हेबर ने 1991 में सिस्टम ये दिया। वो चाहते थे एक ऐसा सिस्टम बने जिससे हम किसी भी दस्तावेज को बहुत ही सिक्योर्ड और सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें। पर इस तकनीक का सही इस्तेमाल बिटकॉइन के आने के बाद 2009 में हुआ। ठीक जी, अब आप ब्लॉकचेन तकनीक को समझ गए हैं। ब्लॉकचेन तकनीक यानी कि एक ऐसा डाटाबेस, एक ऐसा डिजिटल लेजर जो कि लेन देन की प्रक्रिया, ना केवल पैसा बल्कि कोई भी और दस्तावेज, उसे बहुत ही सिक्योर ढंग से बिना छेड़छाड़ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। अब फायदे क्या हैं इस ब्लॉकचेन तकनीक के? ये बहुत ही पारदर्शी है जैसा मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ जब नोड में बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो हैकिंग करना या कोई भी छेड़छाड़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर ऐसा कोई करेगा तो वो तुरंत ही सामने आ जाएगी कि यहाँ पर कुछ चेंज किया जा रहा है। ठीक जी, सो बहुत ही सिक्योर्ड है, ट्रांसपेरेंट है और रियल टाइम है, यानी कि सही समय में कोई भी इसे देख सकता है, क्योंकि ये एक विकेंद्रित तकनीक है। तो ब्लॉकचेन तकनीक को याद रखेंगे और आप याद रखेंगे अल साल्वाडोर के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो है शुक्र के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एनविजन मिशन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA अपने एक मिशन का प्रक्षेपण करना चाहती है 2030 के आसपास, जो कि शुक्र ग्रह के लिए होगा। और ये खासकर शुक्र ग्रह के लिए मिशन है। इसका नाम आप याद रखेंगे, एनविजन मिशन, जो कि नासा का भी इसमें सहयोग रहेगा। अब शुक्र के लिए है तो शुक्र की वातावरण को पढ़ना चाहते हैं और शुक्र की सतह संरचना को पढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए नासा भी मदद करेगा। कुछ ऐसे रडार देगा जिसके वजह से, जिसकी मदद से बहुत ही आराम से हम वहाँ की सतह का नक्शा बना सकेंगे। तो एनविजन मिशन जो कि 2030 के आसपास जिसका प्रक्षेपण किया जाएगा, ESA का मिशन, और इसके साथ नासा भी जुड़ा रहेगा। ठीक जी, अब इस मिशन के बारे में कुछ और तथ्य पढ़ लेते हैं। इसे एरियन 6 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा और लगभग 15 महीने लगेंगे इसे शुक्र तक पहुंचने में, और उन 15 महीनों के बाद 16 महीने इसे और लगेंगे कक्षा में परिक्रमा हासिल करने के लिए। ठीक है जी, तो आप इस मिशन का नाम याद रखेंगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी को याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि ये शुक्र के लिए मिशन है, और शुक्र पर जाकर पढ़ना चाहेंगे वहाँ का वातावरण और वहाँ की सतह। अब कुछ और तथ्य आपके सामने रखूंगी जो कि शुक्र ग्रह से संबंधित हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। नासा द्वारा लॉन्च किए गए मिशन हैं, 2 मिशनों का चयन किया गया है जिनका नाम है दा विंची और वेरिटास। और अगर यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ही बात करें, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के नेतृत्व में, ESA के नेतृत्व में किया गया था वीनस एक्सप्रेस 2005 से 2014 के बीच में। फिर हम बात करेंगे सोवियत संघ की। सोवियत संघ का एक मिशन जिस पूरी श्रृंखला का नाम था वेनेरा श्रृंखला, ये थी शुक्र ग्रह के लिए। और नासा का है मैगेलन मिशन 1990 से 1994 के बीच में। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन्हें आप याद रखेंगे।
याद रखेंगे कि नासा ने अभी 2 मिशन का चयन किया है जिनका नाम है दा विंची और वेरिटास। बात करेंगे ईएसए के पहला मिशन जो कि था वीनस एक्सप्रेस, और सोवियत संघ जो कि पहला देश था जिसने शुक्र के लिए मिशन किया जिसका नाम था वेनेरा। नासा भी इससे पहले शुक्र ग्रह के लिए मिशन प्रक्षेपण कर चुका है जिसका नाम है मैगेलन। और अभी की बात करें तो जापान का कात्सुकी मिशन इस ग्रह का अध्ययन कर रहा है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। सो अब हम आगे चलेंगे, हम बात करेंगे कि शुक्र ग्रह का अध्ययन क्यों करना चाहते हैं वैज्ञानिक। सबसे पहली बात तो हम किसी भी ग्रह का अध्ययन वहां पर पाए जाने वाले वातावरण, वहां पर पाए जाने वाले संकेतों की क्या वहां कभी किसी भी प्रकार की जिंदगी थी, क्या वहां पानी के कुछ अवशेष हैं, ये 3 चीजें आप हमेशा याद रखेंगे जब भी हम किसी मिशन या किसी ग्रह के बारे में बात करेंगे। सो क्या शुक्र अभी भी भूगर्भीय रूप से सक्रिय है, हम इसे ध्यान रखेंगे। क्या कभी वहां समुद्र था, और अगर था तो क्या आज भी शुक्र किसी तरह की जिंदगी को सपोर्ट कर सकता है, किसी तरह की जिंदगी को संभाल सकता है, इस बारे में भी अध्ययन करना चाहते हैं वैज्ञानिक। और साथ ही साथ पृथ्वी से कैसे शुक्र अलग हुआ और कैसे इसकी संरचना हुई, इस बारे में भी हम इस मिशन में पढ़ना चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे कि शुक्र किस प्रकार पृथ्वी से भिन्न है, क्या फर्क है पृथ्वी में और शुक्र में। याद रखेंगे शुक्र का अपना कोई चंद्रमा नहीं है, ना ही कोई वलय, ना कोई मून, ना कोई रिंग, कोई वलय या कोई चंद्रमा नहीं है, और ये अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। यानी कि यहाँ पर सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त हो जाता है। और शुक्र की सतह पर शुक्र का वातावरण बहुत ही गर्म है। ये कुछ खास हैं जो कि शुक्र को पृथ्वी से अलग बनाते हैं। ठीक जी। अब हम आगे चलेंगे और हम बात करेंगे अगली खबर के बारे में जो है कोविड-19 से संबंधित। हम सब ने कोविड-19 के बारे में बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया। अब खास इस खबर के बारे में खास ये है कि इंडियन वेरिएंट के नाम से जाने वाले कोविड-19 का एक ऐसा संस्करण जिसे अब WHO ने नाम दे दिया है कापा एंड डेल्टा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2 खास वेरिएंट, 2 खास संस्करण प्रकार जो हैं वो है B1617.1, B1617.2, ऐसे वेरिएंट को नाम दे दिया गया है कापा एंड डेल्टा। ये है कापा, 0.1 वाला कापा और 0.2 वाला डेल्टा। इसके अलावा B1617.3 भी था, पर इसके कुछ खास केसेस नहीं मिले, तो इसे अभी WHO ने कुछ नाम नहीं दिया है, अभी के लिए इसे छोड़ दिया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये नाम दिए गए हैं ग्रीक अल्फाबेट्स के थ्रू। ठीक है जी। एक विशेषज्ञ समूह ने ग्रीक वर्णमाला में से उठाए हुए नाम दिए हैं। इससे पहले अगर हम कापा और डेल्टा से बात करें तो नाम दिए गए थे अल्फा, बीटा, गामा। इंग्लैंड में पाए गए स्ट्रेन को अल्फा कहा गया, साउथ अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को कहा गया बीटा, और गामा कहा गया ब्राजील में पाए गए वेरिएंट को। और अब है कापा और डेल्टा जो कि भारत में पाए गए। ये है छोटी सी जानकारी। और ऐसे नाम देने के पीछे वजह ये थी कि सबसे पहले तो भारत ने इसका विरोध किया कि इंडियन वेरिएंट के नाम से इसे ना कहा जाए। दूसरा, जो भी गैर वैज्ञानिक हैं उनके लिए इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हम कुछ आसान नाम दे देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि किसी भी वेरिएंट को पढ़ने से पहले हमें WHO की अगर बात करें, विश्व स्वास्थ्य संस्थान की बात करें, तो वो नाम देगा इसको VOI या VOC। इसे थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि रुचि वाला वेरिएंट जिसके लिए खास रुचि है वैज्ञानिकों की, और एक है चिंता का प्रकार, एक ऐसा वेरिएंट जिसके लिए चिंता करनी आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के बीच में क्या भिन्नता है, क्यों एक दूसरे से भिन्न है ये।
अगर हम बात करें वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता के प्रकार की, तो ये एक ऐसा वेरिएंट है, एक ऐसा वैरायटी है, एक ऐसे संस्करण है जो कि पहले से मौजूद बीमारी को और ज़्यादा तेजी से फैला सकता है या उससे मृत्यु दर में वृद्धि हो, लोगों का अस्पताल में भर्ती होना, मृत्यु दर में वृद्धि होना, और साथ ही साथ टीकाकरण कार्यक्रम पर बहुत ही ज़्यादा असर डाले। अर्थात ये कहना चाहूँगी कि जो पहले से उत्पन्न एंटीबॉडीज़ हैं उनके लिए ये नया वेरिएंट बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और हानिकारक होगा। उन वेरिएंट्स के लिए ये नए वेरिएंट पहले से जो उत्पन्न एंटीबॉडीज़ हैं वो काम नहीं करेंगी इन वेरिएंट्स के लिए। सो मृत्यु दर में वृद्धि होना, अस्पताल में भर्ती ज़्यादा होना लोगों का, टीकों का कम प्रभावशाली होना और बीमारी को तेज़ी से फैलाएगा। जो भी संस्करण वो कहलाएगा चिंता का प्रकार या वेरिएंट ऑफ कंसर्न। और ऐसे वेरिएंट से लड़ने के लिए आवश्यकता हो जाती है सभी स्वास्थ्य संगठनों का इकट्ठा काम करना, यानी कि इसमें WHO, CDC सभी मिलकर काम करेंगे। ठीक जी। अब अगर हम बात करें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट या इसे कहेंगे रुचि का प्रकार, इसके लिए अभी संभावित होता है कि क्या ये वेरिएंट किसी तरह से इस बीमारी को बढ़ा रहा है या एक बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित हो रही है। सो जहां पर एक अनिश्चितता है, जहां पर अभी तक ये नहीं माना जा सकता कि खास इसी संस्करण की वजह से, एक खास इसी वेरिएंट की वजह से बीमारी फैल रही है, उसे कहेंगे रुचि का प्रकार या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक जी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, जो इनका फर्क है, वो समझ आ गया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही। मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।